हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है और क्या क्या वर्क्स कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोट डाउन वगैरह कर लो। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो सुन लो, तब भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आएगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना, या फिर नोट्स वगैरह पीवाईक्यू सारा कुछ मैं वेबसाइट पर अपलोड करता रहता हूँ। डिटेल नोट्स वगैरह देख के चेक करके डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब मैं टीसीए की बात करूंगा तो इसका मतलब यही है, द कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, सेक्शन 14 बात करता है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट के बारे में। सेक्शन 13 में कैटेगरीज दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 13 और 14 याद रखना। ठीक है, तो जब कोई पर्सन क्रिएट करता है किसी भी चीज़ को अपने इंटेलेक्चुअल एफर्ट से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एफर्ट का तो पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो यार पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं चलो बता देता हूँ। जब कोई ऑथर अप्लाई करता है अपनी स्किल, नॉलेज या फिर जजमेंट या फिर क्रिएटिविटी क्रिएट करने में किसी काम को, मतलब वर्क को। अब वो वर्क कौन कौन से होते हैं, जैसे कि राइटिंग है बुक, कंपोजिंग है म्यूजिक, क्रिएटिंग है पेंटिंग, मेकिंग है फिल्म या फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, उस क्रिएशन को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्योंकि आप वीडियो बाय वीडियो प्लेलिस्ट में से देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब कंसेप्ट मैं इसलिए डालता हूँ, कभी कभी किसी को एकदम से कॉपीराइट के बारे में पढ़ना होता है, डायरेक्ट कॉपीराइट के बारे में कोई सर्च कर रहा हो ना, तो उसको ये छोटी छोटी बातें पता हो। तो इसके लिए कार या फिर लैंड की तरीके से नहीं, जो प्रॉपर्टी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो इंटेंजिबल होती है, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इसकी इकोनॉमिक और मॉरल वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉपीराइट एक लीगल प्रोटेक्शन होती है जो दी जाती है क्रिएटिव वर्क्स के लिए। लीगल डेफिनेशन अंडर सेक्शन 13, ठीक है, जो कि है वर्क्स इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, मतलब कि अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में कॉपीराइट एग्जिस्ट होता है और लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है ओनली स्पेसिफिक टाइप्स, मतलब कि कैटेगरीज ऑफ वर्क जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, वो कैटेगरीज और वर्क कौन कौन से आगे पढ़ेंगे। और सेक्शन 14 बात करता है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट का मतलब होता है बंडल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, बंडल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। बंडल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स जो दिए जाते हैं क्रिएटर को यूज करने के लिए उस काम को, रिप्रोड्यूस करने के लिए उस काम को, पब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उस काम को पब्लिक से, या फिर ऑथोराइज करने के लिए किसी दूसरे को वो काम करने के लिए। तो कॉपीराइट नेसेसरी क्यों है? ये एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। अगर कोई मेरी वीडियो यूज करके डाल दे, पैसे कमाने लगे, कोर्स बना दे, तो भाई मैं क्रिएट क्यों करूंगा? ठीक है, मैं कुछ इनोवेशन क्यों करूंगा बिना मतलब में? ठीक है, तो ये एनकरेज करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को। ये प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द ऑथर्स एंड क्रिएटर्स। ये प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और एक्सप्लॉयटेशन को। ये बैलेंस करता है पब्लिक इंटरेस्ट विद प्राइवेट राइट। प्रोटेक्ट करता है कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट को। बिना कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के क्रिएटर लूज करेंगे मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेरी वीडियो कोई आसानी से यूज कर लेगा तो यार मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्राइन है ना कॉपीराइट एक्ट में, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनलिटी। कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्क्स को, मतलब कि द वर्क मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑथर, मतलब कि मेरा ये लॉ 91 की जो वीडियो नोट्स वगैरह है ना, ये मेरे होने चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम, ये आपके, आप इनको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे खुद के ओरिजिनल नोट्स होने चाहिए। ठीक है, जिसमें स्किल हो, लेबर हो और जजमेंट हो। ठीक है, एब्सोल्युटली नोवेल्टी की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि जो वर्क है ना वो कंप्लीटली नया नहीं होना चाहिए, ये बस ऑथर का होना चाहिए। ठीक है, ओनली जस्ट कॉपिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, इंडियन कोर्ट फॉलो करती है मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। ठीक है, केस लोस्टन बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओरिजिनलिटी रिक्वायर करती है कुछ क्रिएटिविटी को भी। ठीक है, नॉट ओनली जस्ट कॉपिंग और मैकेनिकल एफर्ट्स। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं नोट्स लिख रहा हूँ अपने खुद के वर्ड्स में, तो वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं कॉपी कर रहा हूँ जजमेंट्स या फिर किसी दूसरे का काम, ठीक है, बिना ओरिजिनल इनपुट के, तो वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल इनपुट मतलब कि किसी दूसरे का मैं काम कॉपी करूँगा तो जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको। ठीक है, कोई मेरा इनपुट नहीं है, मैंने मेहनत नहीं की है, मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट में लिखी हुई है, बट जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे आसान लिखी हुई है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा कंटेंट है भाई। ठीक है, आसान। अब उस ओरिजिनलिटी को टेस्ट करने के लिए दो डॉक्ट्राइन बनाए गए हैं। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्क्स को दिया जाता है। ठीक है, अब इस ओरिजिनलिटी को टेस्ट करने के लिए दो डॉक्ट्राइन बनाए हुए हैं लॉ ने। पहला है स्वेट एंड ब्रो डॉक्ट्राइन, मतलब इस डॉक्ट्राइन के अंदर वही वर्क प्रोटेक्ट किया जाता है अगर ऑथर ने इन्वेस्ट की हो अपनी सिग्निफिकेंट लेबर, स्किल और टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, क्रिएटिविटी यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन में नेसेसरी नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें बस माइनर वर्ड्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अब आई है कि क्रिएटिविटी यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है,
ये एम्फेसाइज करता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे, ठीक है। ओरिजिन हुई थी इसकी, डेवलप्ड हुआ था अंडर इंग्लिश कॉपीराइट लॉ। इंडिया में ये पहले फॉलो होता था, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कंपाइलिंग ए लार्ज डाटाबेस बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स थ्रू हार्ड वर्क, ये प्रोटेक्ट किया जाता था अंडर दिस डॉक्ट्राइन इवन इफ देयर इज नो क्रिएटिव अरेंजमेंट, भले ही वहाँ पे कोई क्रिएटिविटी ना हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं था। इस डॉक्ट्राइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता था सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को, ठीक है। ये क्रिएट करता था मोनोपोली विदाउट क्रिएटिविटी, वहाँ पे क्रिएटिविटी का यूज ही नहीं होता था। ये मोस्टली फोकस करता था हार्ड वर्क पे, ठीक है। मतलब कि सिग्निफिकेंट लेबर वहाँ पे यूज हुई हो, स्किल वहाँ पे यूज हुई हो, टाइम एंड एफर्ट किसी ने इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड डॉक्ट्राइन है मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन को जरूरत पड़ती है कि जो वर्क है ना वो मस्ट हैव सम मिनिमम क्रिएटिविटी, ठीक है। ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल इनपुट्स, नॉट जस्ट ओनली मैकेनिकल लेबर, ठीक है। मतलब उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी, ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल इनपुट्स की भी जरूरत पड़ती है, और सिर्फ मैकेनिकल लेबर से काम नहीं चलता है, ठीक है। मेरे एफर्ट्स मतलब ओनली जस्ट एफर्ट इज नॉट एनफ, ठीक है। तो ओरिजिन इसकी हुई थी, डेवलप्ड किया गया था अंडर यूएस कॉपीराइट लॉ, एडॉप्ट किया था इंडिया में थोड़ा बाद में, क्योंकि थोड़ा लेट चलता है हमेशा इंडिया, ठीक है। वैसे भी यूएस ही तो चलाता है इंडिया को। आजकल मोदी जी और ट्रम्प जी के बारे में सुन रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो क्या कर रहा है ट्रम्प भाई साहब और क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता ही है, ठीक है। केस लॉ इंडिया में ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक 2008 में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था प्योर स्वेट ऑफ द ब्रो एंड अडॉप्ट किया था मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड को। इस केस को ध्यान रखना, क्योंकि अभी इंडिया में मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी डॉक्ट्राइन यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए ओरिजिनलिटी। अभी स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्राइन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी जरूरी है, सम मिनिमम क्रिएटिविटी वहाँ पे होनी चाहिए। तो कोर्ट ने क्या बोला था, ए वर्क मस्ट शो क्रिएटिव चॉइसेस, ठीक है। सिंपल कॉपिंग, एडिटिंग और मैकेनिकल चेंजेस आर नॉट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट नहीं है। ओरिजिनल हैंड नोट्स में बी प्रोटेक्टेड ड्यू टू क्रिएटिविटी। एग्जांपल जैसे कि राइटिंग ओरिजिनल लीगल हैंड नोट्स, ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। रिप्रोड्यूसिंग जजमेंट विद माइनर फॉर्मेटिंग, ये प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट लीगल पोजीशन इंडिया में, इंडिया नहीं फॉलो करता है स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्राइन एनीमोर। इंडिया फॉलो करता है मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट एज पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनलिटी, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने अभी पढ़ा है ना पूरे कॉपीराइट में, यहाँ से 4 स्लाइड थी। डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनलिटी, उसके बाद टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी की, पहले था स्वेट ऑफ द ब्रो डॉक्ट्राइन, वो रिजेक्ट कर दिया था इंडिया में 2008 में, किस केस में, डीबी मोदक केस में, ठीक है। और एडॉप्ट किया था मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया नॉट द आइडिया इटसेल्फ। मतलब कि कॉपीराइट लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट आइडिया, मतलब जो कॉपीराइट एक्ट है ना वो आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ओनली प्रोटेक्ट करता है कैसे वो आइडिया एक्सप्रेस किया जाता है बाई ए पर्सन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे लॉ के बारे में वीडियो बनाना, ये एक आइडिया है, ठीक है। लॉ इसको प्रोटेक्ट क्यों करेगा, एक ही बंदा थोड़ा ही बना सकता है यूट्यूब पे लॉ के बारे में वीडियो, बहुत सारे बंदे बना सकते हैं। वो जो वीडियो एक बन गई ना, उसको कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो लॉ आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है, लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। आइडिया, थीम्स और फैक्ट्स फ्री होते हैं सभी के लिए यूज करने से, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर लॉ प्रोटेक्ट करेगा आइडियाज़ को तो लोग बंद कर देंगे सोचना, लिखना या फिर क्रिएट करना फ्रीली, ठीक है। तभी एनीवन कैन यूज द सेम आइडिया बट नो वन इज अलाउड टू कॉपी द एग्जैक्ट वे द अनदर पर्सन हैज रिटन और प्रेजेंटेड दैट आइडिया, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि द आइडिया ऑफ ए लॉयर फाइटिंग करप्शन, ये प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी इस पे स्टोरी लिख सकता है, बट अगर कोई पर्सन कॉपी करता है सेम स्टोरी लाइन, कैरेक्टर, लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज किसी नॉवल से, फिल्म से, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था ये रूल आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स 1978 वाले केस में। कोर्ट ने कहा था कि सिमिलर आइडिया अलाउ है बट कॉपिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। सिंपल वर्ड्स में कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल राइटिंग और प्रेजेंटेशन को, नॉट द आइडिया बिहाइंड इट, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आ गई तो सारा कुछ समझ जाओगे आप, ठीक है। अब जो वर्क प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, उनको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। लिटरेरी वर्क इंक्लूड करता है बुक्स, आर्टिकल, पोएम्स, नोट्स, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह, टेबल और कंपाइलेशन वगैरह। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ना वो ट्रीट किए जाते हैं एज ए लिटरेरी वर्क अंडर इंडियन लॉ, ठीक है। ड्रामेटिक वर्क जैसे कि प्लेज, स्क्रिप्ट, कोरियोग्राफिक वर्क्स और रिसाइटेशन पीसेज जैसे कि पोएम्स वगैरह। ड्रामेटिक वर्क इंक्लूड नहीं करता है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है म्यूजिकल वर्क्स, ये इंक्लूड करता है म्यूजिकल कंपोजिशन, ट्यून्स एंड मेलोडीज। ये इंक्लूड नहीं करता है लिरिक्स या फिर रिकॉर्डेड साउंड्स को। लिरिक्स लिटरेरी वर्क माना जाता है और रिकॉर्डिंग सॉन्ग माना जाता है साउंड रिकॉर्डिंग, ये वाला जो सेक्शन 2XX में डिफाइन किया हुआ है।
नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क, ये इंक्लूड करता है पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स और आर्किटेक्चरल वर्क्स को, ठीक है। आर्टिस्टिक क्वांटिटी रिलेवेंट होती है, ओरिजिनलिटी को की माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, जो सेक्शन 2F जिसको डिफाइन करता है, ये इंक्लूड करता है मूवीज, वेब सीरीज, विजुअल रिकॉर्डिंग्स। फिल्म कॉपीराइट सेपरेट होता है फ्रॉम कॉपीराइट इन म्यूजिक, लिरिक्स और स्क्रिप्ट से, ध्यान रखना। साउंड रिकॉर्डिंग इंक्लूड करता है सॉन्ग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पॉडकास्ट वगैरह को, ठीक है। लिटरेरी वर्क क्या होता है, आपका जो सिलेबस है उसमें लिटरेरी वर्क पूछा गया था कई बार, PYQ में मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। लिटरेरी वर्क रेफर्स टू कोई भी वर्क जो एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड्स में, नंबर्स में या फिर सिंबल्स में, वेदर रिटन और टाइप्ड, एंड दैट इन्वॉल्व ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि टेक्स्ट बुक या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह। इंपॉर्टेंटली एक लिटरेरी वर्क डज नॉट हैव टू बी आर्टिस्टिक और ब्यूटीफुल, जरूरत नहीं है आर्टिस्टिक हो या फिर ब्यूटीफुल हो। इवन टेक्निकल और फैक्चुअल राइटिंग भी लिटरेरी वर्क हो सकती है, ठीक है। लिटरेरी वर्क में ये सब चीजें इन्वॉल्व की जाती है, देख लेना इनको। बुक, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और गाइड्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन मटेरियल वगैरह, ठीक है। डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, इसलिए कोर्ट ट्रीट कर सकता है दूसरे सिमिलर वर्क को भी एज लिटरेरी वर्क, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिएटिविटी और ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट गिवन टू द ऑथर ऑफ ए लिटरेरी वर्क, अगर एक लिटरेरी वर्क प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो ऑथर को एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क, मेक कॉपीज, पब्लिश करने का उस वर्क को, ट्रांसलेट करने का उस वर्क को दूसरी लैंग्वेज में, एडप्ट करने का उस वर्क को, जैसे कि टर्निंग ए बुक इनटू प्ले या फिर स्क्रीन प्ले, कम्युनिकेट करने का उस काम को फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी ये काम नहीं कर सकता, ये सारे राइट्स किसी के पास नहीं होते हैं, या तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है या फिर ऑथर की परमिशन है, तभी कर सकता है कोई दूसरा बंदा इन राइट्स को यूज, ठीक है। नेक्स्ट है क्या प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, ये कुछ चीजें हैं जो प्रोटेक्ट नहीं की जाती है। आइडियाज, कंसेप्ट और फैक्ट, जैसे कि मैंने बताया, टाइटल, नेम्स या फिर शॉर्ट फ्रेजेस वगैरह, मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मेथड्स, ये प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं। ओनली जस्ट डेटा विदाउट ओरिजिनलिटी, ये चीज प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एक लॉ की टेक्स्ट बुक है ना, वो लिटरेरी वर्क माने जाते हैं। लीगल प्रिंसिपल्स जो एक्सप्लेन की गए हैं इस बुक में वो प्रोटेक्टेड नहीं है, बट द ऑथर्स एक्सप्लेनेशन एंड वर्डिंग आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये जो डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेट एंड ब्रो, ठीक है, ये सब चीज प्रोटेक्टेड नहीं है, बट मेरे नोट्स तो प्रोटेक्टेड है ना, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑथर की एक्सप्लेनेशन और वर्डिंग प्रोटेक्ट की जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोटेक्टेड है एज लिटरेरी वर्क, बट द आइडिया बिहाइंड द प्रोग्राम वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अभी जाना मत, इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, 10 to 12% ही करते हैं, बाकी सब देखते हैं चले जाते हैं, बहुत बेकार है, ठीक है। एफर्ट्स की कदर करा करो, कोई दूसरा फ्री में कर रहा है तो, ठीक। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक आ रही है, उससे ये PPT डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक आ रही है, उससे चैनल को सब्सक्राइब यहीं से ही हो जाएगा, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो आ रही है, इसको देख लेना, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, इसको कवर करके ख़त्म कर लेना, ठीक है। तब तक अगर आपका एग्जाम है ना, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।